जो आप चलाते हैं वो वक्त अमेंडमेंट बिल के अंदर रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फेडरेशन और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड तेलंगाना की जानिब से आज इस सेमिनार, इस मीटिंग का जो एहतमाम किया गया, सदर जलसा और इस ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी जो कल ही सामने मेरे को मीडिया में गालियां दी, तो यहाँ पर तशरीफ फरमा खैरुद्दीन सूफी साहब, हमारे मेरा छोटा भाई आमिर और सिद्दीकी साहब एडवोकेट और बहुत ही एक्टिव एडवोकेट, और ख़ास तौर पर एक ख़वातीन में अवेयरनेस कैंपेन लेके चलने वाले हमारे अफसर जहां मेरी बहन और एक बहन है मेरी बड़ी बहन पीसीसी जनरल सेक्रेटरी उस्मा शाकिर जी, और शहनशीन पे तशरीफ फरमा मोअज़्ज़िज़ मेहमान और शहनशीन के सामने तशरीफ फरमा बुजुर्गों, दोस्तों, ये एक ही वाहिद तंजीम है जिसके जलसों में भी जाता हूँ, जिसके गालियां भी खाता हूँ। मैं तनकीद बराए तामीर कभी सुनने से मैं पीछे नहीं हटा, और मैं कभी भी कोई चीज़ करते हैं तो मैं कोई भी अगर कोई बोलते हैं तो सुनता हूँ कि उसमें कहाँ कुछ गलती है, कुछ कमी पेशी है, इसको सुनता हूँ और सुधारने की कोशिश करता हूँ, या फिर सामने वाले को कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ कि क्या इश्यूज थे। तो आज जो वक्त अमेंडमेंट बिल 2024 जो आज सबसे बहस का मौजू बना हुआ है सारे हिंदुस्तान, ये वक्त तरमीमी बिल नहीं है। हुकूमत इसको वक्त तब्दील करना चाहती है, इसको तरमीमी बिल नहीं है, मगर इसको तब्दील की बात अगर करें तो बस लफ्ज इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑलरेडी 95 में जब वक्फ एक्ट बना, उसमें वक्फ की प्रॉपर्टीज को लेके तमाम चीज़ों को लेकर उसमें जो चीज़ प्रोटेक्ट होना चाहिए सब चीज़ें उसमें मौजूद है। उसके बावजूद भी पिछले 10 साल से एनडीए की हुकूमत, जो बीजेपी सरकार में होती थी तो बीजेपी की हुकूमत कहते थे, लेकिन आजकल लोग बीजेपी को भी भूल गए, मोदी हुकूमत बोले, तो बीजेपी को भी मोदी खत्म कर दिया। तो मोदी की बीजेपी खत्म करके मोदी हुकूमत ये चाहती है कि मुसलमानों की शहरियत के नाम पे एनआरसी वगैरह लेके आए कि मुसलमानों को पहले शहरियत के नाम पे हरास करे, उनको परेशान करे, इसके बाद पॉलिटिकली डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, उसके बाद सोशली डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, उसके बाद मजहबी आज़ादी के ऊपर वो लोग वार करने की कोशिश करे। अब उनको मुसलमानों की जायदादों के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम कर, क्योंकि ये मोदी सरकार बुलडोजर की सरकार के नाम से मशहूर है। ये अमेंडमेंट 40 जो पॉइंट्स लेके आए हैं, काबिल गौर बात यह है कि आज उसकी क्या जरूरत है। मुल्क बेरोजगारी से जूझ रहा है, मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है, मुल्क का नौजवान रोजगार और तालीम को पूछ रहा है, महंगाई आसमान को छू रही है। उस मौजे को हटाने के लिए, उस चीज से ध्यान लोगों का हटाने के लिए, आप पिछले 10 साल में देखिए, जब कभी हुकूमत का आवाम हिसाब पूछने की बात आती है तो कुछ ना कुछ एक अखिलती इशू लेके आके सामने डाइवर्ट करने का काम करते हैं। कभी पाकिस्तान का आ जाता है, कभी बांग्लादेश का आ जाता है, कभी किसी और आ जाता है, किसी न किसी को एनआरसी के लेके, आसाम इलेक्शन से पहले, बांग्लादेश वेस्ट बंगाल के इलेक्शन से पहले एनआरसी वो इशू को लेके आके डाइवर्ट करने की कोशिश करे। अब इस बार उन लोग को ये हो गया कि
इस बार मुसलमान पूरे इस मुल्क में मुत्तहिद होकर इस हुकूमत को उखाड़ फेंकने का काम किया। थोड़ी सी चूक हो गई कहीं ना कहीं, जो 20-30 अगर सीट होते तो बर्खास्त हो जाते थे मौसूफ, लेकिन वो कुछ थोड़ी सी गफलत की वजह से समझिए उसमें अब उनको एक टारगेट भी हो गया कि मुसलमान मुत्तहिद हो गए, जिसका उनको झटका यूपी और महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा लगा। उनके तौके से ज्यादा उनको यहाँ पर झटका लग गया, तो उसके बाद वो परेशान होकर अब चाहते हैं कि मुसलमानों की जायदाद उनके ऊपर उनकी नजर है। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो मकसद है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो 8 लाख एकड़ से ज्यादा जो वक्फ की जायदादें हैं उसका 25 से 30% हिस्सा दिल्ली और यूपी में आता है, 25 से 30% हिस्सा। और वो कहीं ना कहीं अपने जो साथी इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे अदानी हो चाहे अंबानी हो, जैसे और उनके जो भी साथी है, जो 5-10 लोग जिसको पिछले 10 साल से पूरा हिंदुस्तान का पैसा दे रहे हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं ये वक्फ की जायदादें एक बहुत बड़ी रुकावट बने। उनको इन्वेस्ट करने के लिए टाइटल प्रॉब्लम हो रहा है, जहाँ पर जैसा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में वैक्यू प्रॉपर्टी से जब पार्टीशन हुआ था, मुल्क का बंटवारा हुआ, तो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे, तो वो प्रॉपर्टीज आज भी या तो वक्फ के नाम पे है या वैक्यू प्रॉपर्टी के, तो उनको कहीं ना कहीं टाइटल का प्रॉब्लम हो रहा है। जैसा यूपी में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए उनको वक्फ की जायदादें लेने के लिए मुश्किल हो रहा है, तो वो अमेंडमेंट के नाम पे एक नया एक हरबा लेके हमारे सामने आए। अगर आपको हिफाजत का, मुसलमानों की जायदाद को प्रोटेक्ट करने की अगर आपकी नीयत होती, तो वक्फ का बहुत सालों से डिमांड है कि वक्फ को जुडिशरी पावर देने के लिए, क्यों पावर अभी तक नहीं? जुडिशरी पावर का हम कई दिन से मुतालबा कर रहे हैं कि आप हिंदू एनरोलमेंट को आप कमिश्नरेट देते हैं, क्रिश्चियन एनरोलमेंट को आप किसी किस्म का कोई हिसाब किताब नहीं पूछते हैं, तो अब वक्फ को आपको बचाने की नीयत आपकी कहां से आज अचानक 10 साल के बाद आई? इसमें आप ऐसे ऐसे प्रोविजंस रखे हैं कि पहले तो वक्फ ट्रिब्यूनल को जो रिटायर्ड जज का प्रोविजन रखे हैं, जबकि वक्फ ट्रिब्यूनल अपॉइंट करने का कहीं पर भी वक्फ को इख्तियारी नहीं है, वो हुकूमत खुद उसको अपॉइंट करती है। रेगुलर जज को अपॉइंट करने का तो उसको हटा के रिटायर्ड जज का प्रोविजन है। रिटायर्ड जज को तो आपको तो मालूम है, रिटायर्ड जज को कोई जवाबदारी नहीं होती, जैसा चाहे वैसा फैसला कर सकते। दूसरी बात यह है कि जब लिमिटेशन जो पीरियड का जो लिमिटेशन है हमारा, उसको उठा लिया गया उसको, क्योंकि पहले अगर कोई वक्फ की जायदाद का कब्जा करता तो वक्फ को राइट था कि 50 साल 100 साल के बाद भी उसको वापस खींच ले सकते, क्योंकि वक्फ की प्रॉपर्टी है। लेकिन अब ये लोग ऐसा पीरियड लेके आए कि आप उसको टाइटल प्रूफ करना, अगर टाइटल प्रूफ नहीं करेंगे तो आप हुकूमत उसको छीन लेगी। सर्वे कमीशन जो कलेक्टर से भी ऊपर होता है, सर्वे कमिश्नर होता है, उसको भी हुकूमत कायम करती है। सर्वे कमीशन को बर्खास्त करके कलेक्टर्स को पावर दे दिया वापस, कि चाहे कलेक्टर आपको आपके टाइटल का डिसाइड करेगा कि वक्फ की प्रॉपर्टी है ही नहीं। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ पे वक्फ की प्रॉपर्टी के केसेस रेवेन्यू से चल रहे हैं, तो कलेक्टर आपके हक में कैसा फैसला देगा वहां पे, बताइए? क्योंकि आपकी लड़ाई उनके साथ ही है, हुकूमत के साथ ही लड़ाई है आपकी जायदाद। पहली बात तो ये सोचने की जरूरत है कि वक्फ की जो जायदाद होती है उसका एक प्रोविजन है। वक्फ में तो जायदाद देने के लिए आप कोई भी आया अपना पेपर दे दिया, तो किसी का पेपर जमीन का टुकड़ा है वक्फ में दे के चले गया, ऐसा प्रोविजन नहीं है। आपको अपने बाजाब्ता डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका टाइटल बताकर आपको वक्फ बोर्ड में आके एप्लीकेशन देके कि मैं जायदाद में वक्फ करना चाहता हूँ, तो वक्फ बोर्ड उसको अपने बोर्ड में उसको रेजुलेशन पास करके पेपर पब्लिश करके उसके ऊपर उसका जो ऑब्जेक्शन है तो उसके ऊपर पेपर पब्लिश करके जब उसके बाद गजट पब्लिश करता है। उसका एक प्रोसीजर है उसका, ऐसा नहीं है कि आप लेके आके दे दीजिए तो ले ली, ऐसा नहीं है। तो ये क्या है, बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके जितने वक्फ के जायदादें हैं, आप चाहे जैसा वो लोग बता रहे हैं कि आपको टाइटल बताना पड़ेगा और प्रैक्टिसिंग 5 साल मुस्लिम होना है आपको वक्फ देने के लिए, मतलब इसमें तो और अब उसमें नहीं दे सकता, चाहे और हमारा हिंदू भाई हो तो और आदमी हो, जो आप वक्फ जायदाद वक्फ नहीं कर सकता। आप इसके लिए प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना, मतलब 5 साल तक आपको ये प्रूफ करना है कि मैं मुसलमान हूँ, प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूँ, तभी वही शख्स वक्फ जायदाद को वक्फ कर सकता है। अगर वैसा करेंगे
तो आप जितने फिल्मी स्टार है, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये सब लोग कहीं पर भी प्रैक्टिसिंग मुसलमान में नहीं आते ये लोग। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, और जिसमें आप गैर मुस्लिम भी इसमें सीईओ आ सकता, इसमें गैर मुस्लिम भी हिंदू आ सकते। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप किसी भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के कोई ट्रस्ट हो या किसी भी हिंदू एनवायरमेंट में किसी मुसलमान को मेंबर बनाएंगे क्या? ठीक है, आप तिरुपति से शुरू कीजिए, हम भी तैयार है यहाँ पे देने के लिए। आप तिरुपति बोर्ड में मुसलमान को मेंबर बनाएंगे, हम भी तैयार है यहाँ पे बनाने के लिए। तो आपके मजहब में आप किसी को अलाउ नहीं करेंगे, आप हिंदू एनवायरमेंट में किसी सीईओ को मुसलमान को बना के देखिए, तो आपके पास किसी को नहीं बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह कि वक्त अभी तक जो चल रहा है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चल रहा है। इसमें वक्फ बोर्ड का एक चेयरमैन इलेक्टेड होता है, उसके बाद मेंबर इलेक्टेड होते हैं, मुतवल्ली कोटे से आते हैं, मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से आते हैं, बार काउंसिल से आते हैं। ये सब प्रोविजन को हटा के गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे। अब जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे तो जिसकी भैंस उसकी लाठी। तो हुकूमत अपने लोगों को वहां पर बिठा देगी, अपने हिसाब से काम करेगी। हाँ, अभी भी चेयरमैन वक्तन सकतन अगर किसी हुकूमत बिठाती भी है, लेकिन उसके ऊपर बोर्ड उसके ऊपर मॉनिटर करता है। वो बोर्ड के बगैर चेयरमैन कुछ नहीं कर सकता है। बोर्ड के अपने इख्तियार आते हैं, उसको खत्म करके अपॉइंटेड बॉडी लाना चाहती है। तो ये सब चीजें अपने को समझने की जरूरत है कि मतलब मुसलमानों के जायदादों से मुसलमानों के, क्योंकि आज हिंदुस्तान में अगर हुकूमती इदारों में अगर देखते हैं तो रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जायदादें वक्फ बोर्ड के पास है। तो इसको खत्म करना चाहते हैं, मतलब उनकी नीयत साफ नहीं है, आपको प्रोटेक्ट करना नहीं है, आपके प्रोडक्ट के नाम पर आपको लूट मार मचाना चाहते हैं, आपकी जायदादों से आपको महरूम करना चाहते हैं। इसके लिए हर सतह पे लोग जुड़े हैं, हर तंजीम में लोग जुड़े हैं, क्योंकि ये एक औकाफ, क्योंकि आज मैं कल भी मैं बोला था कि ये नफसा नफसी के दौर में आज एक भाई दूसरे भाई को एक गज जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, पड़ोसी का छज्जा बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, पड़ोसी के बारिश का पानी अपने एरिया में आने देने के लिए तैयार है। ऐसे नफसा नफसी के दौर में हमारे आबाओ अजदाद हजारों एकड़ जमीन आज वक्फ करके गए हैं। तो आज हमारी जिम्मेदारी देने की नहीं है, सिर्फ हिफाजत करने की जिम्मेदारी है हमारी। अगर आप हिफाजत करने में अगर नाकाम होंगे समझो, तो आने वाली नस्लें हमको जरूर पूछेंगे। वो जो डोनेट करे हैं वो भी आपको पूछेंगे, और आने वाली नस्लें पूछेंगे कि तुम तो दे नहीं सके लेकिन हिफाजत भी नहीं कर सके तुम, ये जरूर हमसे पूछेंगे। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है, ये एक बहुत अहम है, क्योंकि ये पूरा एक्ट मतलब ये समझे कि एक रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम करने जा रही हुकूमत। इसके लिए सब लोग अपने अपने, और मैं यहाँ पर इस महफिल से मैं हम तमाम अपोजिशन पार्टियों का, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी का और उनके साथ जितने भी इंडिया अलायंस है, कि पिछले कई सालों के बाद पहला मौका ऐसा आया है कि विदिन 1 घंटे के अंदर जेपीसी दिया गया। अब तक भी ऐसा पूरे 10 साल के मोदी गवर्नमेंट को उसमें सिर्फ 3 जेपीसी दिए गए, और सबसे फास्ट 1 ही घंटे में जेपीसी अगर हुआ है तो ये वक्फ अमेंडमेंट में, मतलब इसमें सब लोग सेकुलर लोग भी मुत्तहिद है इस ताल्लुक से। सेकुलर हुकूमत, सेकुलर पार्टियां भी नहीं चाहती है कि इसको अमेंडमेंट आना है, इसलिए सिर्फ हम उनको साथ देने का है। अगर हम उनका साथ भी नहीं देंगे, वो सेकुलर पार्टी जो फोर्सेस हमारे साथ हमारे इशू के ऊपर हमारे साथ ठहरे हैं, उनके साथ अगर हम एक आवाज के साथ अगर नहीं ठहरेंगे, तो मैं समझता हूँ इससे हट के बदकिस्मती की बात और कुछ नहीं हो सकती। सिर्फ हमको एक आवाज, एक प्लेटफॉर्म, मसलक को छोड़ के, अपने आपसी इख्तलाफात को छोड़ के, अपने कोई भी चीज है उसको सबको छोड़ के हमको मुत्तहद होकर ठहरना है। अगर इसमें, क्योंकि ये तो शुरुआत है, आज हमारे पास इसके बाद फिर नेक्स्ट टारगेट उनका क्रिश्चियन भाया है। क्रिश्चियन कम्युनिटीज के पास भी 34 में लाखों एकड़ जमीन है। आज अगर इसमें सक्सेस होते हैं तो नेक्स्ट इसमें हम लोग क्रिश्चियन भाइयों को भी इसमें जोड़ के इसमें आपस में इतना, क्योंकि उनको बताना है कि आज हम हैं कल आप हैं। इसलिए ये चीज बहुत वक्त का अहम तकाजा है, बहुत अहम बिल है। हम मंडे के दिन वक्फ बोर्ड की भी, जो पहला तेलंगाना का पहला वक्फ बोर्ड है, जो हम एक ऑफिशियली हम बोर्ड की मीटिंग बुलाए हैं, उसमें हम इस बिल को खारिज करेंगे। खारिज करके हम हुकूमत को, रियासती हुकूमत को, जेपीसी को और जो भी इम्पोर्टेंट पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी से हम सबको हमारी तरफ से एक हम रेजोल्यूशन है कि हम इसको हमारी बोर्ड में यूनानिमसली हम रेजोल्यूशन पास करके हम वहां पर भेजेंगे। आप तमाम लोग, क्योंकि मैं भी परसों मीटिंग में बोला हूं कि छोटी, क्योंकि बीजेपी चाह रही है, जेपीसी एक पीछे से हिडन एजेंडा ये कर रही है कि वो लोग मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के नामों पे नए नए फेक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस बना के उनके लेटर्स इसके फेवर में जेपीसी को भेजने लगा रहे हैं।
तो आपके पास जितने भी छोटे बड़े जो भी ऑर्गेनाइजेशन है आपके पास, स्टेट के हो चाहे किसी और मुकाम जो भी है, वो आप रजिस्टर्ड है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के नाम के साथ एक जेपीसी को लेटर लिखिए कि हम ये बिल के मुखालिफ है। एक लेटर आप लोग जिम्मेदारी कम से कम घर में बैठ के एक हुकूमत को लिखिए और एक जेपीसी को लेटर लिख दीजिए हम इसकी मुखालिफत पुरजोर। यार एक मिनट रुको जरा, एक काम है, ये जो ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसको सब्सक्राइब कर दो यूट्यूब चैनल को और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, ठीक है? ओके बाय।